दो बेटी पापा मम्मी तरबूज खाने से मौत हो गई है, वो कहानी बिल्कुल झूठ थी। दरअसल इस पूरे कहानी में जहर वाला अब एंगल आ चुका है, जहां पर डॉक्टर्स और फॉरेंसिक की टीम ने बता दिया कि परिवार की मौत सिर्फ और सिर्फ जहर खाने से हुई है और जहर को बड़े चालाकी से खाने में मिलाकर पूरे परिवार को खिलाया गया है और इसी वजह से इस पूरे परिवार की मौत हुई है। तरबूज वाली कहानी आपने अब तक सुनी, लेकिन उस कहानी में किस तरीके से ट्विस्ट आता है और किस तरीके से पुलिस को लगा कि मामला तो सुलझ ही गया था, लेकिन नई फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद पुलिस का भी दिमाग ठनक गया कि जो केस हमें लग रहा था कि बहुत ही आसान है और जल्दी सुलझ जाएगा, वो और भी ज्यादा उलझता हुआ जा रहा है। बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में, क्योंकि हम इसे मर्डर मिस्ट्री इसलिए कह रहे हैं कि जानबूझकर जहर मिलाकर दिया गया इस पूरे परिवार को, उसमें किस तरीके से एक हसीना का वही नाम सामने आ रहा है। उस हसीना से 25 लाख रुपए लिए गए थे इस परिवार के मुखिया द्वारा और उसे अहम गवाह माना गया था कोर्ट में। तो क्या इस पूरे परिवार को मौत की घाट इसलिए उतारा गया क्योंकि वो एक अहम गवाह था कोर्ट में और वो कोर्ट ना पहुंच सके और इसलिए पूरे परिवार को मौत की नींद सुलाकर इसे रफा दफा करने की एक नाकाम कोशिश की गई है। बात करेंगे उस घर की, बात करेंगे उस डॉक्टर की जिसने सबसे पहले उस परिवार को देखा, समझा और जिसके रिकमेंडेशन के बाद उस परिवार को हॉस्पिटल ले जाया गया। क्या है अंदर की कहानी और इस कहानी में किस तरीके से टर्न एंड ट्विस्ट आए, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो सोचिए, एक पिता जिनकी उम्र करीब करीब 44 साल है, वो रात को करीब 1 बजे उठते हैं, अपनी पत्नी को उठाते हैं और फिर अपने दोनों बच्चियों को उठाते हैं और इसके बाद सीधे जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और फ्रिज खोलकर तरबूज निकाल कर लाते हैं। तरबूज को काटा जाता है और फिर जो माँ बाप हैं, जो बच्चियां हैं, वो मिलकर तरबूज को खाते हैं। तो सोचिए, एक परिवार जो नींद में सो रहा है, वो रात को करीब 1 बजे क्यों उठ रहा है और तरबूज खाने के लिए जा रहा है। यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी। क्या इस पूरे मैटर में, इस पूरे केस में जो घर के मुखिया थे यानी कि अब्दुल्ला जोकाडिया, क्या वो जानते थे कि इस तरबूज को खाने के बाद हम सब की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? क्या उन्होंने जानबूझ के कोई ऐसा कदम उठाया? क्या उन पर कोई ऐसा बर्डन था, कोई ऐसा प्रेशर था, 25 लाख की कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया और वो आधी रात को उठते हैं और अपने पूरे परिवार को वो तरबूज खिलाते हैं जिसमें पहले से ही जहर मिला हुआ था। अब यहाँ पर ये पूरी कहानी पलटती दिख रही है। जो बात पहले ये सारी चीज़ें आ रही थी कि घर के मुखिया ने ऐसा कदम उठवाया है, उसने खुद ये सारी चीज़ें की हैं, लेकिन अब कहानी कैसे पलट रही है? क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता लगता है कि परिवार के जो मुखिया हैं, यानी जो पिता हैं बच्चियों के, जो बच्चियां हैं, जो माँ हैं, वो सब के सब डॉक्टर को दिखाने भी गए थे। यानी कि अगर कोई शख्स जानता है कि मैं ऐसा कोई कदम उठाने वाला हूँ, मैं परिवार को मौत की नींद सुलाने वाला हूँ, तरबूज के अंदर जहर मिला हुआ है, तो वो आखिरकार उसे खाने के बाद, उसे कंज्यूम करने के बाद डॉक्टर को दिखाने क्यों जाएगा? अब ये जो पूरी कहानी है पूरी तरह से ट्विस्ट हो गई है, पूरी तरह से घूम गई है, क्योंकि जब से पता लगा है कि तरबूज में जहर मिलाया गया था, क्योंकि जो पुलिस के लोग हैं, जिस तरह से वो केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन सबको लग रहा था केस पूरी तरह से सुलझ जाएगा, लेकिन कहानी अभी भी उलझी हुई है जब से एक महिला का नाम इसमें सामने आ गया है। सिलसिलेवार तरीके से आपको उस पूरे केस को समझना होगा, एक एक चीज़ को समझना होगा, टाइमिंग पर गौर करना होगा, उसी के आधार पर पुलिस भी इस पूरे केस को सुलझाएगी। दरअसल ये जो आप पूरा घर देख रहे हैं मुंबई के पायाधुनी इलाके में बना हुआ है, इसी घर के अंदर जो अब्दुल्ला जोकाडिया हैं, जिनकी उम्र 44 साल थी, वो रहा करते थे। उनकी पत्नी थी नसरीन 35 साल की, बेटी आयशा 16 साल की और एक छोटी बेटी जैनब थी जिसकी उम्र 13 साल थी। अब इस घर के अंदर परिवार अच्छे से रह रहा था, खुशियाँ थी, सब कुछ था, लेकिन 25 अप्रैल की रात उनके लिए बेहद ही मनहूस साबित हुई। क्या हुआ? दरअसल उन्होंने अपने घर में एक पार्टी रखी थी, कुछ गेस्ट को बुलाया था। घर में 4 लोग पहले से मौजूद थे, 5 लोग बाहर से आए हुए थे। इन बातों पर आप गौर करिएगा, कितने लोग बाहर से आए थे, क्योंकि शायद हो सकता है जो कातिल है वो इसी में कहीं छुपा हुआ हो और उसी ने आके जहर मिलाया हो। अब बाकायदा पार्टी चल रही थी, घर में खाना वगैरह बन रहा था, जो पत्नी थी वो किचन में काम वगैरह कर रही थी। अब इसी सिलसिले में करीब 10 बजे के आसपास डिनर लगता है और 10:30 के करीब ये जितने भी रिलेटिव्स जो इनके आए थे, 5 और 4 घर के लोग, टोटल 9 लोग उस वक्त उस घर में मौजूद थे, सब के सब बैठकर बिरयानी
खाते हैं। बिरयानी खाने बाद कुछ देर बातचीत होती है और 10-15 मिनट बाद जितने भी रिलेटिव थे वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ पर परिवार के लोग उस वक्त थोड़ा सामान समेटते हैं, चीज़ें ठीक करते हैं, समय 11 बज जाते हैं और फिर अपने अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। अब यहाँ तक आपने देखा 12 बजे तक सब अपने बिस्तर पर थे, लेकिन करीब 1 घंटे बाद जो ये पिता हैं, जो अब्दुल्ला हैं, वो उठते हैं, उनकी पत्नी उठती हैं, दोनों बेटियां यानी कि 16 साल की और जो 13 साल की दोनों बच्चियां हैं वो भी उठती हैं और सबके सब जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और वहाँ फ्रिज में तरबूज जो रखा हुआ था उसको निकाला जाता है। 1 से 1:30 बजे के बीच उस तरबूज को बैठकर ये पूरा परिवार यानी परिवार के 4 लोग तसल्ली से खाते हैं और इसके बाद अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अब सोचिए 1:30 बजे की बात थी, करीब आप समझिए 2.5 घंटे ही बीते थे कि 5:30 के आसपास इन सबको कुछ अपनी जो शरीर है और थोड़ा अनईजी लगता है, वॉमिटिंग फील होती है, बच्चियों को थोड़ी ज़्यादा परेशानी होती है, पेट में दर्द होता है और कई सारे सिम्टम्स आते हैं जिसमें लूज़ मोशन भी होते हैं। अब इसके बाद ये जो पूरा परिवार था, अब चारों एकदम से बीमार हो गए, हर कोई एक दूसरे की हालत देख रहा है, कोई संभालने वाला नहीं है। तो ये सबके सब सोचते हैं कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए और इसके बाद ये कॉन्टैक्ट करते हैं एक डॉक्टर से। अब डॉक्टर कैसे, क्योंकि हालत इतनी ज़्यादा सही नहीं थी कि किसी अस्पताल ले जा पाएँ, तो इसी फ्लैट में जहाँ लोग रहते थे उसके ऊपर वाले फ्लैट में एक डॉक्टर रहते थे जिनसे ये लोग कंसल्ट करते हैं। हम उस डॉक्टर की बाइट भी आपको बताएंगे, वो पूरी तरीके से जो उन्होंने बताया है कैमरे पर कि किस तरीके से बच्चियों को लाया गया, कैसी हालत थी, कैसी कंडीशन थी, वो भी आपको बताएंगे, वो भी सुनवाएंगे। अब होता है कि डॉक्टर को जब ये लोग दिखाते हैं तो डॉक्टर इन्हें बोलते हैं कि हालत बहुत ख़राब है, आप लोग को जे हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो एक हॉस्पिटल रिकमेंड करते हैं। अब इसी सिलसिले में जब तक ये हॉस्पिटल पहुँचे पूरा टाइम चल रहा था, सोचिए 25 की रात का पूरा वाक़या है, 26 लग जाता है। तो ऐसे में छोटी बेटी जो 13 साल की थी सुबह 10:15 पर वो दम तोड़ देती है, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो चीज़ें सहन नहीं कर पाती और पूरी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जो 16 साल की बड़ी बेटी थी उसकी मौत होती है, इसके बाद पत्नी की मौत होती है और रात होते होते यानी कि 10:30 बजे रात को जो पिता अब्दुल्ला हैं वो भी दम तोड़ देते हैं। अब जैसे ही उनकी मौत होती है, खलबली मचती है, उसके बाद जो डॉक्टर थे वो भी सामने आते हैं, उनसे भी पूछा जाता है क्या हुआ था, किस तरह से मौत हुई, आखिर रीज़न क्या था। आप एक बार खुद सुनिए, जब डॉक्टर ने पहली बार इन लोगों को देखा, इस कंडीशन में देखा, तो उन्होंने कैमरे पर क्या कहा था। जो इंसिडेंट हुआ है ये 2nd फ्लोर पर हुआ है, मैं 4th फ्लोर पर रहता हूँ। तो मुझे कुछ लोग नीचे से ऊपर बुलाने आए कि जल्दी चलिए, तबीयत नीचे कुछ बिगड़ गई है, लोगों की बेहोश हो गए। तो मैं इमीडिएटली नीचे जाकर देखा। तो मैं जब सीन पर पहुंचा तो घर में 4 लोग थे, उसमें 2 डॉटर हस्बैंड वाइफ थे। वो लोग ड्राउजी स्टेट में थे। उसमें एक जो लड़की थी छोटी, वो ब्रीदिंग गैस्प कर रही थी एकदम और फ्रॉदिंग भी चल रहा था उसके मुंह से, पल्स भी नहीं था उसका। तो एज ए डॉक्टर मैंने इमीडिएटली, मैं समझ गया सिचुएशन को, तो मैंने उसको CPR स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो रिवाइव नहीं हो रही थी, तो इमीडिएटली हमने उनको साबू सिद्दीक हॉस्पिटल नियर बाय में शिफ्ट किया। वहाँ रेफर किया आपने? या हालत नासाज है। यस, इमीडिएटली वहाँ पे शिफ्ट किया, लेकिन बाय द टाइम वो हॉस्पिटल पहुंचती उनका डेथ हो गया था वो बच्ची का। तो सुना आपने, जो डॉक्टर जिन्होंने इस परिवार को पहली बार देखा उस कंडीशन में, वो भी बता रहे हैं कि बच्ची की हालत बहुत ख़राब थी और उन्होंने देखते ही कहा कि आप फ़ौरन इसे बड़े अस्पताल ले जाइए। अब यहाँ समझिए कि जब पूरे परिवार की मौत हो गई, 4 लोग इस दुनिया में नहीं रहे, खलबली मच गई, घर में जाया गया, जो पुलिस की टीम है उन्हें बुलाया गया, डॉक्टर्स ने भी देखा, तो हर कहीं छानबीन की गई। अब ऐसे में फॉरेंसिक टीम को भी लेकर जाया गया। अब जब फॉरेंसिक टीम है उसने सबसे पहले देखा कि घर में क्या सामान है, कहाँ पर क्या रखा है, क्योंकि सबसे पहले सबको अंदाज़ा लगा कि इन लोगों ने बिरयानी खाई और जो इन्होंने तरबूज खाया, हो सकता है इससे रिएक्शन हुआ, फूड पॉइजनिंग हुई हो और ये शरीर झेल नहीं पाया, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। अब इसके बाद फ्रिज को खोला जाता है। फ्रिज में आप सोचिए पानी से लेकर जो चिकन रखा था, बिरयानी रखी थी, तरबूज जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, जितना भी सामान फ्रिज के अंदर था, किचन में कोई ऐसा सामान जो इन्होंने खाया हो, उन सबको टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। हर जगह जो है पुलिस की टीम, फॉरेंसिक की टीम हर जगह देखती है, मुआयना करती है और जितना भी ऐसा कोई सामान था जो लगता है कि इन्होंने कंज्यूम किया होगा, जो ग्लास थे, हर एक चीज़ को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ पर होता ही है कि जब फॉरेंसिक की टीम पहली बार टेस्ट करती है तो साफ तौर पे बताती है कि देखिए जो बिरयानी थी, जो बाकी सामान था, जो पानी था, सब कुछ एकदम शुद्ध था। और यहाँ तक कि तो तरबूज की बात आ रही है, पूरे हर जगह खबर छप रही है, हर जगह आ रहा है तरबूज खाने से मौत हुई, तो तरबूज भी बेकार नहीं था, ना वो सड़ा गला था, ना उसमें कोई बैक्टीरिया था, ना कोई फंगस था, कोई भी ऐसी चीज़ तरबूज में मौजूद नहीं थी। तरबूज भी एकदम फ्रेश था, अपनी क्वालिटी में था। अब पहली बार जब ये रिपोर्ट आ गई तो किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, लेकिन इसके बाद जो फॉरेंसिक टीम है उन पर भी दबाव बना गया, पता लगाने की कोशिश की गई। तो सोचिए 11
बार 11 सैंपल्स लेकर फॉरेंसिक टीम ने 54 बार टेस्ट किया। हर बार कोशिश की किसी तरह से चीज़ें पता लगे और उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो पुलिस भी शॉक रह गई। दरअसल फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये चीज़ें आई कि जो तरबूज खाया गया था उसके अंदर किसी ने जहर मिलाया था। उसके अंदर एक ऐसा कंपाउंड मिलाया गया था जो अक्सर चूहे मारने की दवा में पाया जाता है। अब वो कंपाउंड जब फॉरेंसिक टीम ने उनको दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया, जब पुलिस को टीम को दिखाया तो पूरा केस जो है वो घूमता हुआ नजर आया। अब तक जो ये लग रहा था कि परिवार ने ऐसा कदम खुद उठाया, फूड पॉइजनिंग हो गई होगी, वो पूरा केस पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि पता लगा तरबूज के अंदर तो जहर था, कोई बैक्टीरिया नहीं था, तरबूज खराब नहीं हुआ था, लेकिन उसके अंदर ऐसा कंपाउंड मिला गया था जिससे इंसान की मौत हो सकती थी। अब पुलिस भी परेशान कि आखिर कौन है वो शख्स जो ऐसा कंपाउंड मिला सकता है, क्योंकि जिस जगह से इन्होंने तरबूज खरीदा, जब वहाँ पर भी पुलिस की टीम पहुंची, लोग पहुंचे, तो पता लगा कि जो तरबूज का लॉट था जो उसके साथ बिका था वो सारे पहले ही कहीं छुपा दिए गए या कहीं पर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पुलिस को तरबूज का पूरा लॉट मिला ही नहीं। इसके अलावा फल विक्रेता भी गायब हो गए। तो सबसे पहले पुलिस को डाउट गया कि शायद हो सकता है जिन लोगों ने तरबूज बेचा उन्होंने ऐसा कुछ किया हो। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जिन लोगों ने, बाकी लोगों ने तरबूज लिया था उनमें से और किसी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसी परिवार के 4 लोगों की मौत क्यों हुई, और तरबूज में आखिरकार जहर मिलाया तो मिलाया किसने। और ये पूरा केस तब और पलट जाता है पूरी तरीके से। इस केस में एक कहानी और आ जाती है जब अमेरिका से आई एक लड़की हामिदा पुलिस स्टेशन जाकर एक ऐसी कहानी सुनाती और बताती है कि सर 25 लाख का मामला है, आफ्ताब नाम के लड़के ने शायद इस घर में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। आप समझिए जो हामिदा है वो पुलिस स्टेशन में क्या कहती है और किस तरह से पूरे केस को पलट कर रख देती है, और कैसे पुलिस जो है अब इस केस को कहीं ना कहीं, अब तक जो एक फूड पॉइजनिंग का केस मान रही थी, उसको कहीं ना कहीं मर्डर के एंगल से भी जांच करेगी। अमेरिका वाली हामिदा जो एक तरीके से इस पूरे केस में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। दरअसल हामिदा कौन है उसके बारे में आप जानिए। हामिदा अमेरिका में एक मेकअप आर्टिस्ट है और जो इस घर के जो मुखिया हैं अब्दुल्ला, उसके एक दोस्त आफ्ताब के साथ इस हामिदा की मुलाकात होती है फेसबुक के जरिए। फेसबुक पर ये अक्सर बातचीत क्या करते थे और बातचीत इस तरीके से बढ़ी कि जो आफ्ताब था वो हामिदा के साथ रिलेशन में आ जाता है। उसे जो आफ्ताब की जो शादीशुदा जिंदगी थी वो बोर लगने लगती है और अपनी पत्नी को तलाक देकर वो हामिदा से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब एक तरीके से बीवी को तलाक दे दिया गया। सोशल मीडिया पे बातचीत हो रही है और इसी 2019 में पहली बार जो आफ्ताब है वो ये कहता है कि मेरे पापा बिल्डर हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो 25 लाख रुपए से। अब इसके बाद जो हामिदा, क्योंकि अमेरिका में रहती थी, वो इतना कहने के बाद सीधे तौर पर आफ्ताब को 19 लाख रुपए पहली किस्त देती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, आने वाले वक्त में मेरे पति बनने वाले हो, तो ये पैसे मेरे ही हैं, कोई बात नहीं, तुम इसका इस्तेमाल कर लो। 19 लाख रुपए जो आफ्ताब को मिले वो उसको उठाने का काम किसने किया? इस घर के मुखिया अब्दुल्ला ने किया। अब्दुल्ला ने 19 लाख रुपए लिए और आफ्ताब को जाकर हाथ में दे दिया। फिर 2019 के बाद 2020 आता है। 2020 में जो आफ्ताब था हामिदा दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद भी लगभग जो 6.5 लाख रुपए और थे, जो कि 25 लाख रुपए की जो टोटल किस्त थी, वो फिर से हामिदा द्वारा दी जाती है आफ्ताब के परिवार को। दोनों ही बार जो अहम गवाह जिन्होंने इस ट्रांजैक्शन को देखा था, जिन्होंने कैश उठाकर उस परिवार को दिया था, वो इस घर के मुखिया अब्दुल्ला ही थे। अब होता क्या है कि 2020 में शादी हुई और शादी के महज 3 साल बाद हामिदा पुलिस स्टेशन पहुंचकर कहती है कि जो मेरे पति आफ्ताब हैं वो एक तरीके से मुझे जलील करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, मेरे साथ गलत हरकत करते हैं, बिस्तर पर भी वो एक तरीके से हैवान बन जाते हैं, मैं इनके साथ नहीं रह सकती हूं। अब इस पूरी जो जानकारी निकलकर सामने आती है तो मुंबई पुलिस एक तरीके से बहुत ज्यादा धाराएं लगाकर आफ्ताब को अरेस्ट करवाती है। लेकिन उसमें जो सबसे अहम गवाह था, जो हामिदा ने कहा था कि मैंने 25 लाख रुपए दिए हैं, तो जो 25 लाख रुपए दिए हैं उसमें सबसे अहम गवाह इस घर का अब्दुल्ला था, जो कैश लेकर हामिदा से देने गया था आफ्ताब को। वो जो गवाह जो बार बार कोर्ट में उसे जाना पड़ रहा था गवाह के तौर पर, अगर वो मान लेता तो आफ्ताब को, जो उसके दोस्त को, सजा हो सकती थी।
और उसके बाद अचानक से अब ये कहा जा रहा है कि जो अहम गवाह था, जो इन केस में, इनकी शादी में, डोमेस्टिक वायलेंस में एक तरीके से जो पैसों के लिए जो लेन देन हुई थी, उसमें जो अब्दुल्ला की जो गवाही थी वो एक तरीके से सबसे अहम हो जाती है और उसी की मौत पूरे परिवार के साथ एक जिस तरीके से रहस्यमयी होती है वो अपने आप में अचंभित करने वाली है। पुलिस के सामने एक ये थ्योरी तो जरूर है, जो हामिदा की जो थ्योरी है केस वाली। दूसरी थ्योरी जो पुलिस उलझ रही है कि क्या जो उस रात जो तरबूज घर पर आया था, क्या उसे पहले से काट कर रखा गया था? क्या परिवार ने रात के 1:30 बजे, पता नहीं क्यों परिवार को लगा कि हमें वाटरमेलन खाना चाहिए, क्या परिवार ने टेबल पर बैठ के उस तरबूज को काटा? या जो कि 9 लोग उस घर पर मौजूद थे, जो बिरयानी पार्टी हो रही थी, जिसमें से 5 लोग चले जाते हैं, क्या उन लोगों ने भी क्या उस फ्रिज में ऐसी कोई चीज पहले से देखी थी कि तरबूज पहले से कटा हुआ रखा था? या उन लोगों में से किसी ने जानबूझकर उसमें कुछ चीजें ऐसी मिला दी? या परिवार के जो मुखिया जो अब्दुल्ला हैं, उन्होंने जानबूझकर वाटरमेलन की पार्टी रखी और जानबूझकर परिवार को उस जहर वाले वाटरमेलन को सौंपा या खिलवाया ताकि तुम सब भी खाओ और इस दुनिया से चले जाओ? तो ये जो 2 अहम चीजें हैं, पुलिस इसमें उलझी हुई है, क्योंकि उस परिवार में जिन लोगों ने तरबूज खाया उसमें से अब कोई जिंदा भी नहीं बचा जो ये बता सके कि तरबूज पहले से कटा हुआ था या उस वक्त उसे काटा गया। क्योंकि अब पहले से अगर तरबूज होगा तो मान लीजिए किसी ने इंजेक्शन के जरिए उस तरबूज में एक चूहे मारने वाली दवा डाली या उसे काट कर रखा गया होगा, तो ऊपर से उस जहर को छिड़का गया होगा। तो ये जो एंगल हैं एक तरीके से अहम टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। तीसरा कि जो परिवार है जो बार बार ये चीजें कह रहा है कि देखिए जो तरबूज बाहर से लेके आया गया, तो ये बात कहीं से भी गलत नहीं होती कि अक्सर जो फल विक्रेता होते हैं चूहे उनके फलों को बर्बाद कर देते हैं और इसलिए वो चूहे मारने वाली दवा वहां पर रखते हैं। लेकिन तरबूज एक तरीके से आपने देखा होगा बंद फल है। बंद फल के अंदर 2 ही तरीकों से आप जहर डाल सकते हैं, इंजेक्शन के जरिए या छिड़क के। तो ऐसे में जो फल विक्रेता हैं उनके मन में भी डर बना हुआ है कि ये जो चीजें मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है, तो अब उस पूरे इलाके में तरबूज नहीं आ रहा है क्योंकि डर के मारे उससे कोई बेचना नहीं चाहता है। अब यहां पर जो जहर है, हमें जहर का नाम जरूर पता है लेकिन हम अब बताएंगे नहीं आपको। अब यहां पर जब बॉडीज को अस्पताल लेके जाया जाता है तो पूरी बॉडी नीले और हरे रंग की हो चुकी थी, हर किसी बच्चों से लेकर बड़ों तक में। अब होता क्या है, ये जो जहर काम कैसे करता है, इस जहर का जो केमिकल कंपोजिशन है वो आपके शरीर में जाता है। शरीर में जाने के बाद जैसे चॉकलेट आप मुंह में दबाते हैं तो फटता है बम की तरह, तो चॉकलेट जैसे पूरे मुंह में फैल जाता है। ये जहर आपके पेट में जाने के बाद एक तरीके से आपके जो पेट में जो एसिड होता है उसके साथ मिलकर आपके खून तक, आपके ऑर्गन तक बड़े आसानी से पहुंच जाता है। आप याद रखिएगा, आपकी जो वोमिटिंग होती है या मान लीजिए लूज मोशन भी जो होता है, जो आपके पेट जो खराब हो जाता है, वो अक्सर ऐसी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि बॉडी आपकी कोई भी ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और इसलिए बॉडी उस चीज को बाहर निकालने की एक कोशिश करती है। लेकिन जब मामला खून तक पहुंच जाए, क्योंकि जो जहर था बॉडी एब्जॉर्ब कर चुकी थी, हर एक हिस्से में जहर फैल चुका था। सुबह 2.5 घंटे बाद जब परिवार की हालत खराब होती है, अस्पताल पहुंचने से पहले छोटी बेटी की मौत हो जाती है क्योंकि वो छोटी थी, उसकी धड़कनों तक जहर फैल चुका था और धीरे धीरे बड़ी बेटी, माँ, और क्योंकि पिता एक तरीके से उनकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग अलग होती है, तो इसलिए उनकी जो मौत हुई है 10:30 बजे रात को हुई है। पहली मौत 10:15 बजे सुबह और 12 घंटे बाद पिता की भी मौत हो जाती है। तो ये जो पूरी जो तरीका आप समझ रहे हैं या देख रहे हैं, यहां पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो जहर है उसने अपना जो काम करने का जो तरीका बड़ी आसानी से कर दिया। छोटे लोग, फिर उससे बड़े और आखिर में सबसे बड़ा मुखिया। मतलब कोई भी जो टाइमिंग यहां पर जो बनाई गई है कि 2.5 घंटे बाद आपकी हालत खराब होगी, 12 घंटे के अंदर पूरे परिवार की मौत हो जाएगी, इसलिए इसे बार बार साजिशन, एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है। और यहां पर तरबूज को बदनाम करने की कोशिश की गई, तरबूज में एक तरीके से कीटनाशक मिलाया गया, ये मिलाया गया, वो मिलाया गया। तो इस पूरे चीजों पर विराम लगाते हुए फॉरेंसिक ने बता दिया कि किसी ने इसमें जहर मिलाया है। हमने आपको सारे थ्योरीज बताए, आप खुद समझदार हैं कि उस घर में 3 किरदार हैं जिस पे शक जताया जा रहा है। खुद पिता,
खुद जो ये हामिदा वाला केस है, क्या इससे भी जोड़ा जा रहा है? फल विक्रेता, और चौथी एक और जो थ्योरी है कि उस घर पे जो लोग पार्टी करने आए थे, क्या उन्होंने उस घर पर फ्रिज पर उस तरबूज को कटा हुआ देखा था? क्या उनमें से किसी ने मिलाया? तो ये जो 4 अलग अलग थ्योरी हैं, पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है कि किसी भी तरीके से इस केस को अब सुलझाया जाए, क्योंकि पहले बहुत आम केस लग रहा था, लेकिन जब से चूहे के मारने वाली दवा की जो खबर आई है उसके बाद पुलिस भी सख्ते में है, और इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि केस सुलझ के भी अनसुलझा रह गया है। अभी गुत्थी तो सुलझ गई है कि तरबूज में क्या था, लेकिन हत्यारे अभी भी पुलिस से कोसों दूर हैं, और इसलिए उन्हें पकड़ना भी बेहद जरूरी है, और इस पूरे कहानी से पर्दा उठाने की भी उससे ज्यादा जरूरत है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।